देश हित की सबसे बड़ी बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। जी हां, देश में जिस रफ्तार से कोविड संक्रमण बेकाबू हो रहा है, सबके लिए, हम सबके लिए, पूरे देश के लिए वाकई चिंताजनक है। आप भी रोज खबरें देख रहे हैं कि कोविड के संक्रमण की दर देश में पिछले साल के उच्चतम स्तर का भी दोगुना हो चुका है। जी हां, 97 था लास्ट टाइम सितंबर में, वो पीक था। अभी 1,70,000 मतलब कोरोना 1 का डबल हो चुका है। कोरोना 2.0 में 1,70,000 कोविड संक्रमण 24 घंटे में दर्ज हो चुके हैं। कोविड की रफ्तार बेहद डरावनी है, लेकिन क्या हम डरने भर से कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम कोविड से लड़ने में सिर्फ डर रहे हैं या अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं? इन सवालों के जवाबों पर गौर कीजिए, क्योंकि अब हालात यकीन मानिए चिंताजनक है। कुछ ऐसे हो रहे हालात कि दुनिया का उम्दा से उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं वाला देश भी कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आज देश का हर नागरिक जब कोविड की खबरें देख रहा है, सुन रहा है, तो उसके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। आज हमारी देशहित में यही कोशिश है कि देश में मौजूदा हालात और खबरों से उठ रहे सवालों का जवाब आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। हम आपको जमीनी तहकीकात की रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे ताकि आप हालात की गंभीरता को ठीक से समझें। आज हम आपको बताएंगे, क्या कोविड की ये लहर ज्यादा खतरनाक है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसका जवाब हम आपको दिखाने जा रहे हैं देशहित में। दूसरा सवाल जिसका जवाब हम आपको देंगे, क्या देश में कोविड टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही है? तीसरा सवाल, क्या देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं क्या? चौथा सवाल, क्या ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही है? क्या देश में कोविड वैक्सीन कम पड़ रही है, जिसको लेकर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स कह रही हैं कि जब देश में नहीं है तो एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? तो क्या वाकई कमी है वैक्सीन की देश में? क्या इस बार कोविड से, सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में है, आप लगातार खबरें सुन रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे देशहित में। क्या इस बार ज्यादा मौतें हो रही हैं क्या कोविड की वजह से? आप लोग घर में बैठकर ड्राइंग रूम में अपने परिवार वालों के साथ ये सवाल पूछते होंगे कि क्या ज्यादा मौतें हो रही हैं कोविड से इस बार? क्या देश के कई हिस्सों में शमशान घाटों में वाकई जगह नहीं है क्या? क्या डरावने हालात हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोविड के डर से फिर से मजदूरों का पलायन चालू हो गया? एक और बड़ा सवाल कि क्या 45 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन मिलेगी? ये तो सबके जहन में सवाल है। बार बार मांग की जा रही कि 18+ बालिगों को अब दे देनी चाहिए, 45 साल वाली जो लिमिट है उसको खत्म कर देना चाहिए। और एक और बड़ा सवाल कि भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी को कब से, मतलब मंजूरी तो मिल चुकी है, वो कब से लगेगी? ये संभवतः इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। कोरोना खतरनाक हो चुका है, अब भी संभल जाइए। कोरोना की दवाओं के लिए मारामारी होने लगी है। कोविड का शक होने पर टेस्ट भी कराना मुश्किल होने लगा है। देश भर के अस्पतालों में कोविड स्पेशल बेड्स और वेंटिलेटर्स की किल्लत शुरू होने लगी है। जैसे जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, देश के आम लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल है। जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, ट्रेस करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। पीएम मोदी ने कोविड से लड़ने का जो मंत्र दिया है, उसमें ट्रीटमेंट को लेकर लोगों की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। दिल्ली का ये बड़ा अस्पताल है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन इस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी कोविड मरीजों की भर्ती मुश्किल है। राजीव गांधी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, पृथु बात कर रही हूँ मैं। मुझे ये जानना था कि कितने बेड्स फिलहाल अवेलेबल हैं? वेंटिलेटर और आईसीयू वाला तो नहीं है मैम। अच्छा, जहाँ तक है। जी मीडिया टीम ने दिल्ली के एक और अस्पताल में
कोविड पेशेंट के लिए बेड की पड़ताल की। सर मुझे पता करना था कि अभी कोविड के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं क्या? मैम अभी हमारे पास भी बेड्स अवेलेबल नहीं, अभी पूरा फुल है। अभी हमारे पास जो बेड्स है सारे पूरे फुल हो रखे हैं। तो बत्रा हॉस्पिटल में भी बेड नहीं है। अब सफदरजंग हॉस्पिटल की हालत देखिए। इस अस्पताल के बारे में ऐप पर 3 आईसीयू बेड खाली होने की सूचना थी, लेकिन अस्पताल में बेड खाली नहीं थी। मैम मुझे एक पेशेंट के लिए बेड चाहिए, आईसीयू बेड, कोविड पेशेंट। मैम अभी तो अवेलेबल नहीं है बेड, आईसीयू में भी नहीं है, वार्ड में भी नहीं है। लेकिन मैं ऐप पर तो देख पा रही हूँ कि अभी आपके यहाँ पे 3 बेड अवेलेबल हैं। नहीं मैम, स्लॉट सारे फुल है बेड तो। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स की बेड की जानकारी के लिए जो मोबाइल ऐप है, उसके मुताबिक कोविड के 1116 बेड्स में से सिर्फ 281 बेड खाली बचे थे, लेकिन हकीकत में शायद ही बेड खाली मिले। और अगर बेड मिल भी जाए तो अस्पताल में क्या हालत है, उसका सच एलएनजेपी में भर्ती एक मरीज के बेटे से सुनिए। यहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट तरीके से नहीं चल रही है। कई बार पेशेंट मेरा फ़ोन कर चुका है, बेटा मुझे यहाँ से निकाल ले, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कोई देख रेख नहीं हो रही है। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है, उनके 1090 बेड अभी अवेलेबल है केंद्र सरकार के, जो कि उस टाइम पर 4000 से ऊपर थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो भी उस लेवल पे ले जाए तो तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ तक। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किए पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाए। जितने भी पहले थे हमने कहा उतने ही कर दें ताकि वो लेवल बराबर हो सके। हालात कितने गंभीर हैं अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना से लड़ाई का पहला वार है टेस्टिंग, यानी कोविड के संक्रमण की जांच। लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है कि टेस्टिंग लैब्स कम पड़ने लगे हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है। लोग कोविड टेस्ट कराने के लिए कतार में हैं और मुश्किल ये कि सैंपल ले भी लिया जाए तो रिपोर्ट आने में 8 दिन लग रहे हैं। नासिक जिले में कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल एवरेज 3 से 4 हज़ार तक लोग रोज पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कोरोना टेस्टिंग पे ज़्यादा लोड हो रहा है। कोरोना टेस्टिंग करीबन 10 से 15 हज़ार तक ये पेंडिंग हो रहा है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई लोग हैं जो 8-8 दिन तक टेस्ट नहीं मिलते। दिल्ली जैसे शहर में भी कोविड टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग में वेटिंग बढ़ गया है। लोग कलेक्शन सेंटर में भी पहुंच रहे हैं तो 3-4 घंटे की वेटिंग मिल रही है। वो बोल रहे हैं कि मतलब 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ऑनलाइन की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सुबह 11 बजे की बुकिंग जो है वो भी नहीं हो पाई। यही हाल देश के दूसरे हिस्सों का भी है। यूपी में तो सीएम योगी ने टेस्ट रिपोर्ट में आ रही देरी पर निजी लैब्स की मदद लेने का निर्देश दिया है और किसी भी सूरत में आरटी-पीसीआर टेस्ट क्षमता 70% तक पहुंचाने को भी कहा है। इस सवाल का जवाब दिल्ली में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर के बयान से मिलता है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक पहले एक मरीज के संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोग संक्रमित होते थे, लेकिन इस बार एक मरीज के संपर्क में आने वाले 80 से 90% लोग संक्रमित हो रहे हैं। देखिए यंगर एज ग्रुप में अभी ज्यादा है, तो जैसे वायरस यंगर एज ग्रुप में होगा तो वहां पे सिवियरिटी इलनेस कम होगी, लेकिन यंगर एज ग्रुप से ये वायरस फिर आगे उन लोगों में फैलेगा जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, और उनमें हमें पता है कि सीरियस इलनेस भी ज्यादा होगी और मोर्टेलिटी भी ज्यादा होगी। मतलब इस बार कोरोना 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह कोविड का यूके और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को माना जा रहा है, जो दिल्ली में काफी ज्यादा फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हालात देख लीजिए, आप हालात देख लीजिए और संभल जाइए, क्योंकि भगवान ना करे कोई कोविड की चपेट में आए, क्योंकि अगर कोविड संक्रमण हो गया तो ना तो जल्द टेस्ट करा पाएंगे और ना ही हालात बिगड़ने पर जैसे हालात हैं अस्पताल में बेड मिलेगी। अब तो देश के कई हिस्सों से खबरें आने लगी हैं कि कोविड के इलाज में इसमें इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की भी किल्लत हो चुकी है। कई जगह, जी हाँ, दवा ब्लैक मार्केट में मिल रही है। लोग
जमाखोरी करने में भी लगे हुए हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर है। अस्पताल के बाहर ये लोग कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के लिए इंतजार कर रहे हैं। पुणे में जिस दवा के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी जबरदस्त किल्लत मध्य प्रदेश और गुजरात में भी हो रही है, क्योंकि कोविड में खतरनाक उछाल के साथ मांग अचानक तेज हो गई। महाराष्ट्र में 10,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेचने वाले 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और अब तो इस पर सियासत भी हो रही है। के रेमडेसिविर महाराष्ट्र में उनकी शॉर्टेज है, सबको मालूम है। लोग एक एक दिन मेडिकल स्टोर के बाहर, सरकार के अस्पताल के बाहर क्यू में खड़े हैं। गुजरात राज्य में बीजेपी के मुख्यालय में, ऑफिसेस में आपको जितने चाहिए आप ये रेमडेसिविर लेके जा सकते हो। तो ये जो चल रहा है, ये राजनीति जो चल रही है, ये जनता के जान के साथ खेलने की जोखिम आप कर रहे हो। हालांकि भारत सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक भी लगा दी है और इस दवा के उत्पादन की बात की जाए तो भारत में 7 दवा कंपनियां रेमडेसिविर बनाती हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 38.80 लाख हर महीने की है। लेकिन भारत में इस दवा की इतनी मांग बढ़ गई है कि किल्लत होने लगी है। देश में टीका उत्सव मनाया जा रहा है, जोर शोर से वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन देश के कई हिस्सों से वैक्सीन कम पड़ने की खबर आने लगी है। भाजपा का एक तरफ तो नारा है वोकल फॉर लोकल, बट जमीनी हकीकत है नो वैक्सीनेशन फॉर लोकल, क्योंकि उनको ग्लोबल हर देश में वैक्सीनेशन भेजनी है। भाजपा का नारा है वाहवाही और तालियां भाजपा की, तबाही जनता के खाते में। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी, ये सब बंद होनी चाहिए। और अब जो है वो लोग जो है वो ये सब चीज बहानेबाजी नहीं देखना चाहते। आप जो है वो जमीन पर क्या कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं। भारत में हर रोज 30 लाख के आसपास कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। इस हिसाब से हर महीने की खपत करीब 9 करोड़ वैक्सीन डोज की है, जबकि भारत में अभी हर महीने कुल 6 करोड़ 60 लाख कोविड वैक्सीन डोज ही तैयार की जा सकती है। और इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत सरकार की टेक्निकल रिव्यू कमेटी ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की जो एप्लीकेशन थी रशियन स्पुतनिक वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, उसको अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का। और शायद जल्दी ही ये वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ साथ देशवासियों को लगने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि वैक्सीन अब भी सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को दी जा रही है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस अब केंद्र को घेरने की कोशिश कर रही है। युवाओं को वैक्सीन की मांग पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, फिर तो प्रियंका वाड्रा से लेकर तमाम कांग्रेस नेता वैक्सीन सबका हक वाला हैशटैग ट्रेंड कराने में जुट गए। 3 कांग्रेसी नेताओं का बयान भी जारी कराया गया। कोविड से होने वाली मौतों की तादाद डरावनी है। दिल्ली के क्रिमेटोरियम से लेकर लखनऊ के शमशान घाट तक और नांदेड़ के शमशान घाट से सूरत तक जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बेहद डरावनी है, क्योंकि बीमारी के कारण रोज इतने लोगों की मौत हो रही है कि शमशान घाट में भी वेटिंग। दिल्ली के निगम बोध घाट पर तो कोविड से होने वाली मौतों को देखते हुए 20 प्लेटफॉर्म्स बुक किए जा चुके हैं। इस वक्त हम आए हैं दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगम बोध घाट पर। यहाँ की तस्वीरें मैं बताऊं तो यहाँ पर भी अब जो है रोज़ाना जो कोरोना मरीज़ हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ जो है वो आ रही हैं। 10 से 12 या 15 तक भी जो है डेड बॉडीज़ आ रही हैं, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के सूरत में भी कोविड और अन्य वजहों से होने वाली मौत के लिए अलग अलग दाह संस्कार का इंतजाम है, लेकिन सूरत में औसतन 70 से 100 बॉडी रोज दाह संस्कार के लिए पहुंच रही है, जिसके कारण शमशान में भी 7 से 8 घंटे की वेटिंग है। और ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें हैं। खुले शमशान घाट पर एक साथ 12 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है, क्योंकि हरमू के मुक्ति धाम में गैस बर्नर खराब पड़ा है। रांची के
हरमू स्थित मुक्तिधाम में जो गैस आधारित शवगाह गृह था वो खराब हो चुका है। उसके बाद कल यानी रविवार को 12 से अधिक शवों को 24 घंटा इंतजार करना पड़ा था मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यही जगह प्रशासन ने चुना और कल से ही यहाँ पर लगातार जो है शवों के अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के नांदेड़ का भी है। यहाँ 25 मार्च को तो एक दिन में ही 13 शव पहुँच गए। गोवर्धन शमशान घाट पर इतने शवों के दाह संस्कार के इंतजाम भी नहीं थे। बारी बारी से शवों को जलाना पड़ा था। मजबूरी में कुछ लोगों ने तो स्टैंड से बाहर जमीन पर ही चिता फूंक दी। कोविड से होने वाली मौतों को देखते हुए यूपी में भी तैयारी करनी पड़ी है, क्योंकि मुक्ति धामों में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इस समय हम लखनऊ के गुलाला घाट पर मौजूद है। यहाँ पर करीब 10 से 12 घंटे का वेटिंग चल रहा है। हमारे साथ यहाँ जो सुपरवाइजर हैं वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितने घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है? यहाँ अभी फ़िलहाल आज की डेट में 10 घंटे की वेटिंग है। यहाँ चूँकि एक ही मशीन लगी हुई है, सिस्टम एक है और एक क्रिमिनेशन में 45 से 60 मिनट लगते हैं। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसमें लगभग 1.25 घंटा लग जाता है। हालांकि लखनऊ प्रशासन ने दाह संस्कार में आने वाली दिक्कतों को दूर करने का दावा किया है। एज ऑन टुडे जो है 20 सीटें जो है क्रिमेशन के लिए जो है बना दी गई हैं और आज से जो है 50 सीटें जो है क्रिमेशन के लिए क्रिएट कर दी जा रही हैं और ये 50 सीटें जो है रात्रि को ही जो है तैयार करा दिया जाएगी ताकि सुबह जब बॉडी आए तो उसको इमीडिएटली हम लोग क्रिमेट जो है करा सकें। कोविड के खौफ की तस्वीर तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी आई थी। शवों को फ्रीजर में रखने की जगह नहीं थी। शमशान घाट में रोज 50 से 60 शव जलाए जाने लगे तो आसपास के लोगों का धुएं से बुरा हाल हो गया। गंभीर विषय ये है कि सामान्य लाशों को भी कोरोना लाशों के साथ जला दिया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ का वातावरण काफी प्रदूषित हो गया है। और बस्ती के लोगों ने कल मुझे फोन किया, जिससे मैंने वहाँ के प्रभारी देशमुख को फोन करके पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा हो रहा है, किंतु आगे से नहीं होगा। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये डरावना सच देश के किसी एक हिस्से की नहीं है। देश में जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें हर किसी को सतर्क और जिम्मेदार बनने की जरूरत है, वरना हालात और भी बुरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आप सोचिए ना, हालात वाकई चिंताजनक है। संकट का अंदाजा अब आपको हो रहा होगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये है ना कि एक तरफ जहां देश इतने बड़े संकट की ओर बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर चुनावी रैलियों और कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में कोविड व्यवहार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम रोज ऐसी तस्वीरें देखते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कोविड से होने वाली मौतों में नौजवानों की तादाद ही सबसे ज्यादा है। और उसी नौजवान तबके का बड़ा हिस्सा जो प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करके रोजी रोटी कमाता था, वो फिर सब कुछ छोड़कर अपने घर लौटने को अब मजबूर हो रहा है। ये हरिद्वार कुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हालत भी देख लीजिए। दोपहर 12 बजे तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया था। भीड़ का अंदाजा आप लगा लीजिए। कुंभ ही नहीं, चुनावी रैलियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की सुरक्षा नदारद दिख रही है। मानो इन लोगों को कोविड के खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं। लेकिन इन नौजवानों को खतरे का और नुकसान का पूरा अंदाजा है। इनसे पूछिए तो पता लगेगा कि ये कोविड क्या क्या कर रहा है। पलायन को फिर मजबूर मजदूर। मुंबई इंदौर एनएच पर छोटे वाहनों का तांता लगा है। यूपी और बिहार जाने वाले 6-6, 8-8 मजदूर एक ऑटो में वापस लौट रहे हैं। पूरे देश भर में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण मंडराने लगा है और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक। और यही कारण है कि महाराष्ट्र से जो लोग रह रहे थे वो अब अपने अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर के नेशनल हाईवे मांगलिया टोल पर। आप देख सकते हैं कि एक ऑटो है जो मुंबई से अब ये लोग जा रहे हैं बिहार की तरफ। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ रहते थे और अब क्या परेशानियाँ वहाँ हो रही थी और अब कहाँ जा रहे हैं? परेशानी कुछ नहीं होता, लॉकडाउन लग गया, हम लोग घर जा रहे हैं। काम धंधा नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा, जा रहे हैं हम लोग घर। कोई सिर पर गठरी पोटली लिए है, कोई हाथों में थैला पकड़े है। ये ग्रेटर नोएडा से वापस लौट रहे मजदूर हैं। ये अपने घर लौटने को मजबूर हैं क्योंकि इन्हें लॉकडाउन का डर है।
मध्य प्रदेश के झाबुआ की सड़क पर ये जितने लोग दिख रहे हैं ये सभी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के हालात से मजबूर होकर ये वापस लौटे हैं। ये लेकिन कोरोना को हराने के लिए देश में जल्द ही तीसरी वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएगी। कोविशील्ड, कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक वी। आज भारत सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। एक बड़ी खबर है, रूस की इस वैक्सीन का भारत में ट्रायल भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है। अब तक किए गए ट्रायल के आधार पर एक्सपर्ट कमेटी ने स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। अब एक्सपर्ट कमेटी के बाद इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से फाइनल मंजूरी मिलने का इंतजार है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन कितनी कारगर है। देखिए, ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 91.6% तक असरदार साबित हुई है। 91.6% तक ये इफेक्टिव है, ये स्पुतनिक वी वैक्सीन। दूसरी चीज, कोवैक्सीन, कोविशील्ड की तरह इसके भी 2 डोज लेने होंगे। 2 डोज के बीच में कम से कम 21 दिन का अंतराल होना चाहिए। कम से कम 21 दिन का अंतराल। स्पुतनिक वी की बात कर रहा हूं मैं। रूस की गामलेया रिसर्च सेंटर ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखना पड़ता है। देखिए, अब इसकी कीमत को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत $10 है, जिसके हिसाब से आप यहां पर समझिए कि आप INR में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उस हिसाब से 750 रुपए के आसपास जो है, क्योंकि $10 तो 750 रुपए की कीमत इसकी संभावित है। अब सरकार इसे कितने में देती है ये देखना होगा। रूस की पहली सैटेलाइट के नाम पर स्पुतनिक इसका नाम रखा गया है। वैसे देश में जो वैक्सीन अभी मौजूद है उससे भी ज्यादा असरदार है स्पुतनिक वी। जी हाँ, कोविशील्ड जो हम बता रहे हैं, कोविशील्ड वो है 81.3% इफेक्टिव। कोविशील्ड 81.3% असरदार है। कोवैक्सीन की बात करें तो वो 80% असरदार है, लेकिन इमरजेंसी यूज की जो इजाजत दी गई है स्पुतनिक वी वो 91.6% असरदार बताई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर है। ममता बनर्जी जो हैं वो अब धरने पर बैठ रही हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग चुका है। रात 8 बजे मतलब शुरू हो चुका है, रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक। और डिटेल्स छोटे से ब्रेक के उस पार देशक में आगे। देश के पश्चिमी हिस्से में जबरदस्त भूकंप से 1,500 लोगों के मरने की आशंका। गुजरात में आ जाए भूकंप से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अभी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। अहमदाबाद में 300 से भी ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। अहमदाबाद में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। न प्रशासन और न ही अस्पताल कर्मचारी इस हादसे से निपटने में सक्षम दिखे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक में सेना को राज्य सरकार की पूरी तरह से मदद करने को कहा गया है। हमने सेना की मदद ली है, हमने एयरफोर्स की मदद ली है। भुज से लेकर के राजकोट तक का जो सारी सड़क है वो सारा का सारा अफेक्टेड है। इधर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने लोगों से संकट की इस घड़ी में शांत और एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा है कि हर राज्य से नुकसान की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। Great tragedy has occurred. Many important parts of the country have been badly affected. आज जी न्यूज वो खुलासा करने जा रहा है जो अभी तक भारतीय टेलीविजन में रिपोर्टिंग के इतिहास में नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। इसमें न तो खुफिया फाइलों का लेन देन हुआ, न ही कहीं से किसी सोर्स ने खबर दी। जो कुछ किया वो हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन ने किया। SIT की अभी तक इस बंगले के बारे में भनक नहीं है। हमने जानना चाहा इस बंगले में क्या क्या राज छुपे हुए। 26 नवंबर को बंसल के घर से पुलिस ने 72 लाख रुपए के स्टैम्प बरामद किए। हमारे रिपोर्टर योगेश खरे दूसरे मकान में गए, मकान बंद था, वो खिड़की के रास्ते से घर में दाखिल हो गए। जी न्यूज रिपोर्टर योगेश खरे को यहाँ करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा मिली, वो भी अलग अलग देशों की। जी न्यूज के इस खुलासे से लगता है कि स्टैम्प घोटाले के तार विदेशों से भी जुड़े हैं।
असम में पिछले 2 दशक से सुरक्षाकर्मी आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। जिन नौजवानों ने कभी हथियार उठाए थे, उन्हें एक अदद नौकरी की जरूरत का एहसास हुआ। एक भगौड़ी जिंदगी के मुकाबले एक स्थायी जिंदगी की खूबसूरती को उन्होंने महसूस किया। Now I don't face any problem at all. Like nobody refers to my past nowadays. बहुत सारे आतंकवादी गुटों ने पड़ोसी देशों जैसे भूटान और म्यांमार में अपना आधार बना लिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब ये गुट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल जब तक आधुनिकीकरण और विकास की तेज हवा असम के अंदरूनी इलाकों में नहीं बहेगी, तब तक अलगाववादी गुटों को ऐसी लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी जो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। स्मिता प्रकाश, जी न्यूज़, गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने माना है कि आज मतदान के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई। वहीं जगत दल विधानसभा के गारुलिया क्षेत्र में वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष में घायल हुए एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मालदा में भी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। राजधानी कोलकाता सहित उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा में ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और बमबाजी की खबरें मिलती रहीं। तो पुलिस गेट बंद करके रखा 2 घंटा, वोट देने नहीं दिया, वोट देने नहीं दिया हमारा वोट भैया। पुलिस की करतूतों का अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। कोलकाता में चुनावी धांधली के दर्जनों मामले सामने आए हैं और आश्चर्य ये है कि गुंडे बदमाशों के साथ साथ पुलिस ने भी इसमें भूमिका निभाई। Good evening and welcome to Z News Bulletin. The lead stories today are: महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस द्वारा सरकार बनाने का दावा, गुजरात में केशुभाई पटेल नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उड़ीसा में कांग्रेस की जीत और पाकिस्तान में सरकार का MQM लीडर अल्ताफ हुसैन से बातचीत और माफी देने। और देश हित में बात इस वक्त की बड़ी खबर की। कोलकाता के गांधी मूर्ति स्थल पर कल धरना देंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कल दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी धरने पर बैठेंगी। चुनाव आयोग ने कार्रवाई जो की है ममता बनर्जी पर, उसी के खिलाफ ये धरना ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग का यह फैसला अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक बताया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट भी किया है और बताया है, ये देखिए, ये वो ट्वीट है जिसमें वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में कल वो धरने पर बैठेंगी। पूजा मेहता और जानकारी के साथ हमारे साथ कोलकाता से हैं। पूजा, अपनी गलती स्वीकार करने की जगह चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल और उसी का विरोध। देखिए विशाल, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 17 तारीख को जो है वो 5वां चरण है मतदान का, और इस बार जो है कैंपेनिंग 3 दिन पहले ही खत्म हो जाएगी, यानी कि 14 तारीख तक। तो इस बीच 24 घंटे का लॉस होना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार ये चुनाव जो है वो चुनौती भरा बनता जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। और इस बीच 24 घंटे और कम हो गए। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 4 रैलियां करनी थी, 2 नदिया डिस्ट्रिक्ट में, 2 उत्तर 24 परगना जिले में, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से उन पर जो है 24 घंटों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और वो किसी भी तरीके का कैंपेन नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसी का जो है विरोध करते हुए कल 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति के सामने जो है वो धरना देंगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि ये पूरा जो ऑर्डर है चुनाव आयोग का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वो धरने पर बैठेगी। लेकिन इसके बाद जो है शाम को वो उत्तर बंगाल जाएगी, क्योंकि कल उनको परसों जो है उनको कुछ बिहार जाना है, शीतलकुची। हम अगर कल की बात करें, कितने कार्यक्रम प्रभावित होने वाले हैं? कल कितने कार्यक्रम प्रभावित होंगे? कितने कार्यक्रम थे कल ममता बनर्जी के?
देखिए विशाल, कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 4 कैंपेन रैलीज थी, बैक टू बैक ये सारी रैलियां थी। 2 थी उत्तर 24 परगना जिले में और 2 थी नदिया जिले में। ये सारी वो सीटें हैं जहां पे 5वें चरण का मतदान होना है 17 अप्रैल को। तो क्योंकि 14 तारीख को क्योंकि खत्म हो जाना है ये पूरा कैंपेन, तो ममता बनर्जी जो है वो और भी ज्यादा अग्रेसिवली कैंपेन कर रही थी। एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रही है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ ममता बनर्जी के लिए ही नहीं, लेकिन उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका होगा। क्या बयान था जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई, जरा संक्षेप में यह भी बता दीजिए। देखिए विशाल, ये 5 पेज की लंबी चिट्ठी है, ये जो नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। अलग अलग बयान इसमें मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले जिस तरीके से उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को कहा था एक साथ एकजुट होने के लिए, वो बयान मेंशन है। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि कुछ शैतान वो इनडायरेक्टली घेरना चाह रही थी अब्बास सिद्दीकी जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता है उनको। साथ ही उनका जो ये बयान था कि सेंट्रल फोर्स का घेराव किया जाए, उसको भी हाईलाइट किया गया है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, इस चिट्ठी के अंत में लिखा गया है कि ममता बनर्जी के इन सारे बयानों से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, इसलिए चुनाव आयोग को जो है उन पर प्रतिबंध लगाना होगा 24 घंटों के लिए। और कौन कौन से नेता टीएमसी के ममता बनर्जी के साथ होंगे कल धरने में? देखिए विशाल, अभी तक तो ये तय नहीं हुआ है कौन कौन से नेता होंगे, लेकिन अभी तक पार्टी सोर्सेस की ओर से ये बताया जा रहा है कि 12 बजे जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठेंगी। साथ ही जितने सीनियर नेता है वो मौजूद होंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये भी है कि अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि आखिरकार कोलकाता पुलिस ने इस धरने के लिए जो है अनुमति दी है कि नहीं, क्योंकि ये इलाका जो है वो कोलकाता पुलिस के जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। और चूंकि अभी जो है पुलिस और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली चुनाव आयोग को रिपोर्ट करता है, तो ये चुनाव आयोग का ही डिस्क्रिप्शन होगा कि आखिरकार वो अनुमति देना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी अब तक साफ नहीं है, ये पता चलना अभी बाकी है। ममता बनर्जी की तरफ से ट्वीट करके जरूर कह दिया गया है कि कल वो धरने पर बैठेंगी। चुनाव आयोग की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया और इसी के विरोध में कल धरने पर बैठेंगी ममता बनर्जी। बीजेपी और आरजेडी इस पर क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये तो चुनाव आयोग का फैसला है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसने ये फैसला सोच समझ के लिया। और जाहिर है किसी को भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है इस तरह की अपील करने के लिए कि आप समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती चाहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन के समय जिस तरह से आपने अपील की वो सरासर गलत था और जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। देखिए, समझ में नहीं आता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यार्ड स्टिक जो है इलेक्शन कमीशन बना रहा है। योगी आदित्यनाथ जो भाषण कर रहे हैं बंगाल में या कहीं भी, वो क्या धार्मिक सद्भाव के लाइन पर भाषण कर रहे हैं? खुलेआम जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है अपील कर रहे हैं वहां लोगों को, और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। अभी जो गोली चला बूथ पर जिसमें 5 लोग मारे गए, उसके बाद दिलीप घोष का बयान सुन लीजिए। मैंने घोष इस ढंग से दावा कर रहे हैं, धमका रहे हैं वोटरों को। क्या पता चल गया ना, वो जो राइफल है वो राइफल जो है दिखाने के लिए नहीं है, वो चलेगी गोली। इस ढंग से बोल रहे हैं जैसे उनका पर्सनल जो है वो फौज हो, CISF का और CRPF का, इसी लाइन पर हो रहा है वहां। मैंने इस तरह का उन्मादी चुनाव जो है हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। और अब देश हित में हम आपसे एक संवाद करना चाहते हैं। हमारा सवाल यह है कि बिहार के पुलिस अफसर अश्विनी कुमार की हत्या पर देश में इतना सन्नाटा क्यों? अश्विनी कुमार की लिंचिंग 9 अप्रैल को देर रात 3 बजे हुई थी। उनकी हत्या बंगाल के इस्लामपुर इलाके में उस वक्त हुई जब वो बाइक चोरों के एक गैंग को पकड़ने के लिए वहां गए थे। उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि उनकी लिंचिंग के लिए मस्जिद से ऐलान किया गया था। मस्जिद से ऐलान करके भीड़ वहां पर जुटाई गई और इसके बाद भीड़ ने पीट कर SHO अश्विनी कुमार की हत्या कर दी। लेकिन एक SHO की लिंचिंग पर देश में जबरदस्त सन्नाटा है। दूसरे राज्यों में लिंचिंग की घटनाओं पर धर्म देखकर गुस्सा दिखाने वाली ममता बनर्जी
3 दिन से एसएचओ अश्विनी की लिंचिंग पर चुप हैं, जबकि अश्विनी की क्रूरता से हत्या की वजह से उनकी मां की भी मौत हो गई। कल ही अश्विनी के घर से उनकी और उनकी मां की अर्थी एक साथ उठी। देशहित में हम मानते हैं कि लिंचिंग जैसे अपराध का कोई धर्म नहीं होता, और देशहित में हमारा सवाल है कि लिंचिंग में धर्म ढूंढने वाली राजनीति की वजह से ही क्या अश्विनी कुमार की हत्या पर इतना सन्नाटा है। अभी मेरी पढ़ाई, असली पढ़ाई, हाई स्कूलिंग शुरू ही हुई और वो छोड़ के चले गए। कह सकते हैं छोड़ के नहीं गए, उन्होंने छीन लिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थे। नाम था अश्विनी कुमार। क्या इसीलिए देश में उनकी लिंचिंग पर सन्नाटा है? नाम था अश्विनी कुमार। क्या इसीलिए उनकी लिंचिंग नहीं? नाम था अश्विनी कुमार। क्या इसीलिए उनकी लिंचिंग पर ना देश में कैंडल मार्च निकल रही है, ना तख्तियां दिखाई दे रही हैं, ना संविधान खतरे में है और ना ही लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है? क्योंकि लिंचिंग के शिकार अश्विनी कुमार हुए थे। भीड़ की हिंसा में शहीद हुए एसएचओ अश्विनी कुमार की बेटी ने जी न्यूज से बताया कि उनके पिता की हत्या के लिए मस्जिदों से ऐलान करके भीड़ इकट्ठा की गई थी। हम लोगों को ऐसा बताया गया कि स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई है। वहाँ पे मस्जिद से अजान जो होता है, अजान से वो लोग, जैसा हम लोग को बताया गया है कि अजान के समय ही वो लोग भीड़ इकट्ठा किया। अजान से, अजान वाले स्पीकर से वो लोग भीड़ इकट्ठा कर लिया। शहीद अश्विनी कुमार 10 अप्रैल को बंगाल में मॉब लिंचिंग की क्रूरता के शिकार हुए। बिहार के किशनगंज थाने से एसएचओ अश्विनी कुमार बाइक चोरी के मामले में बंगाल में छापेमारी करने गए थे। शनिवार सुबह 3 बजे उनकी टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। यह खबर अश्विनी की मां उर्मिला देवी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। रविवार को बेटे के साथ साथ उनकी भी अर्थी निकली। आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरी माँ की हालत नहीं है ऐसी कि वो बात करे किसी से। सब कुछ मुझे करना है बड़ी बेटी होने के नाते। आप देख सकते हैं मैंने कितना आंसू कंट्रोल किया है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। पहले मैं अपने दोस्तों से कहती थी कि मेरे डैडी पुलिस में है, मेरे डैडी पुलिस में है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो मेरी रक्षा करेंगे। अब मैं क्या कहूंगी? डिपार्टमेंट के लोगों ने उनको मार दिया, ये कहूंगी। बिहार के एसएचओ अश्विनी की बंगाल में लिंचिंग हो गई। लिंचिंग की वजह से उनकी मां की मौत हो गई, लेकिन मौतों पर ना दीदी कुछ बोली और ना ही लिंचिंग पर धर्म की राजनीति करने वाले। नाम था अश्विनी कुमार, इसीलिए लिंचिंग पर मोमबत्ती परेड निकालने वाले भी लापता थे। बंगाल में पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है। बंगाल के इस्लामपुर के पंतापाड़ा गांव में लिंचिंग की यह घटना हुई। शहीद एसएचओ अश्विनी कुमार की लिंचिंग के आरोप में पुलिस ने फिरोज आलम, अबुजर आलम और सहीनूर खातून नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। अश्विनी कुमार बाइक चोरी के मुख्य आरोपी फिरोज के घर छापेमारी के लिए गए थे, तभी मस्जिद से पुलिस टीम को घेरने का ऐलान हो गया। अगर वहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट जमा हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की संख्या होती है, जबकि ये मीटिंग गुप्त रखा जाता है, कहीं पे रेड होती है, कहीं पे छापेमारी करनी होती है, तो ये सारा चीज गुप्त होता है। और इसको कैसे ये डिस्क्लोज हो गया? ये क्लोज होती है, ये डिस्क्लोज कैसे हो गया? ये वहाँ पे पहुंचते हैं उससे पहले भीड़ इकट्ठी रहती है वहाँ पे। ये तो बिल्कुल साजिश है। कहीं ना कहीं से बात लीक हुई, या तो बंगाल पुलिस से या बिहार पुलिस से, जो इनके सर्कल के आदमी हैं उनसे लीक हुई है। अश्विनी के परिवार के मुताबिक उनकी हत्या साजिश के तहत हुई है।
परिवार का सवाल ये है कि आरोपियों को छापेमारी की जानकारी कैसे हुई। शहीद एसएचओ के साथ गई टीम ने उनकी रक्षा के लिए एक भी गोली क्यों नहीं चलाई। शहीद एसएचओ के साथ गई टीम उनका साथ देने के बजाय भीड़ के आते ही भाग कैसे गई। और सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी और लिंचिंग पर धर्म की राजनीति करने वालों से है कि शहीद अश्वनी की लिंचिंग पर सन्नाटा क्या धार्मिक तुष्टीकरण की वजह से है। मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि जहाँ पे मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ पे एक पुलिस अफसर की हत्या हो रही है तो बाकी लोग चुप होकर कैसे देख रहे थे। ये मॉब लिंचिंग नहीं थी, ये गुंडों के द्वारा किलिंग थी। लिंचिंग और किलिंग में बहुत अंतर है। ये प्लान करके उनको मारा गया है। धर्म देखकर लिंचिंग पर चुप्पी के अलावा बंगाल का ये सच ये भी है कि यहाँ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, और पुलिस सुरक्षित नहीं है तो बंगाल में लोगों के सुरक्षित होने की गारंटी दीदी कैसे देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बंगाल की करते हैं। बंगाल में खेला होबे के बाद अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है तो वो है दीदी ओ दीदी। ये दीदी क्यों होबे? ओ दीदी आई बोले दीदी दीदी। अरे दीदी भाग जाओ, भाग जाओ। अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने, और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी ओ दीदी। मोदी जी क्या बोल रहे थे? दीदी ओ दीदी। ओ दीदी दीदी ओ दीदी। देखिए दीदी पूछ रही है कौन बूढ़ा है? हम भगवान है क्या? इसको जवाब चाहिए। आदरणीय दीदी। आई बोले दीदी 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 ओ दीदी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी हिंदू मुस्लिम जैसा है, आपका व्यवहार भाई बहन जैसा है, आपकी वाणी माँ बहन जैसा है। एक बच्चा भी बता सकता है। दीदी ओ दीदी। जानबूझ के सिखा दिया। दीदी दीदी दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया। दीदी ओ दीदी। तो क्या बॉल खेले? टीएमसी। दीदी ओ दीदी, दो माई दीदी गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.